देखो इस बारे में कोई डाउट नहीं कि गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है वो बहुत ही जबरदस्त मूवी है। इनफैक्ट बॉलीवुड में से आने वाली अब तक की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। लेकिन फिर भी ये वीडियो रिकॉर्ड करने से जस्ट पहले मैंने सोचा कि हर बार मैं अपना ओपिनियन बता देता हूं, लेकिन आप लोगों का क्या है वो भी जरा जान लेते हो। तो मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था और उसमें आप लोगों की राय जो आई है उससे तो चीजें क्लियर है ही पहले से। तो इसलिए जब हम लोग इस टाइप की मूवीज की बात करते हैं ना, तो फिर उसके ऊपर रेगुलर रिव्यू वीडियो बना के नहीं चलेगा। इसलिए इस वीडियो के अंदर मैंने कुछ अलग करने का सोचा है। मूवी के साथ साथ हम लोग इसके बिहाइंड द सीन्स मतलब मूवी बनने के पीछे के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी आपको मैं बताऊंगा। जैसे कि विक्की कौशल आप लोगों को पता है आजकल एक बहुत बड़े स्टार बन चुके हैं वो, लेकिन आप लोगों को शायद ये बात पता नहीं होगी गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 1 पार्ट 2 को बनाते वक्त वो इसमें भी काम किया है उन्होंने एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर। तो अब देखो सबसे पहले बात करते हैं कि गैंग्स ऑफ वासेपुर को बनाने का आइडिया कहां से आया। इस मूवी को बनाया तो है अनुराग कश्यप ने, लेकिन उनके दिमाग से ओरिजिन नहीं हुआ था इसका, बल्कि उनको किसी और ने स्टोरी बताई थी। उस इंसान का नाम है ज़ीशान क्वाद्री। अब इन्होंने क्या किया, अपने रियल लाइफ का एक्सपीरियंस बताया अनुराग कश्यप को कि मैं जहाँ पे रहता था ना, तो हमारे मोहल्ले में ऐसे ऐसे दंगा मतलब गैंग वॉर चलते थे। उन्होंने जाके असली में वहां पे इंक्वायरी भी की कि हाँ ऐसा सच में गैंग वॉर चालू है कि नहीं, और कंफर्म होने के बाद उनको आइडिया आया। उन्होंने उस रियल स्टोरी में थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं, लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट था वो एक्चुअल में रियल स्टोरी से आया है। और ये जो ज़ीशान क्वाद्री है ना, ये और कोई नहीं बल्कि उन्होंने मूवी के अंदर डेफिनेट का रोल प्ले किया है। हाँ, ये जो भाई साहब है ये एक्चुअल में मूवी के राइटर हैं। मूवी देखते वक्त आपको थोड़ा सा भी आइडिया आया था कि इन्होंने इस मूवी की स्टोरी या फिर डायलॉग्स लिखे हैं। और ये जो स्टोरी है गैंग्स ऑफ वासेपुर की वो कितनी ज्यादा जबरदस्त है, इसका कितना ज्यादा इंटीग्रल पार्ट है जो आजकल इसको कल्ट स्टेटस मिला है ना, उसके पीछे ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप नाम से ही देख लो। मूवी का नाम है, पार्ट का नाम है गैंग्स ऑफ वासेपुर। जैसे हम लोग एक टिपिकल हीरोज फिल्म में देखते हैं कि मूवी का नाम कुछ भी होता है लेकिन उसका मेन तो हीरो ही होता है, स्टार्टिंग में भी वो रहेगा, एंड में भी वही रहेगा, सब कुछ वही करेगा। लेकिन ये जो चीज है ना वो इस मूवी में नहीं दिखेगी, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला मूवी का नाम है गैंग्स ऑफ वासेपुर। ये ना ही सरदार खान की स्टोरी है, ना ही फैजल खान की, ना ही किसी और की, ये स्टोरी है वासेपुर की। इसके पीछे का इंपॉर्टेंस क्या है ये आपको समझ जाएगा फर्स्ट पार्ट के एंडिंग और सेकंड पार्ट के एंडिंग में, जब आपको मतलब मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा, लेकिन आपने देखा है तो आपको पता है कि एंड में दोनों मूवीज के क्या होता है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि इस मूवी को बनाते वक्त अनुराग कश्यप ने दोनों पार्ट को एक साथ बनाया था और इसका टोटल रन टाइम कितना था, 319 मिनट। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी प्रेजेंट करते वक्त इसको एज अ सिंगल मूवी प्रेजेंट की गई थी, लेकिन इंडिया में कैसा है ना, मतलब थिएटर्स वाले मानेंगे ही नहीं। 5 घंटे की मूवी कौन लगाएगा और देखने कौन जाएगा 5 घंटे, 2.5 घंटे के बाद इंटरवल उसका। तो इसीलिए इस मूवी को रिलीज करते वक्त 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ा था। और देखो आज क्या आप मान लोगे कि हाँ ये मूवी अगर थिएटर में लगी तो मैं तो पक्का देखने जाऊंगा, लेकिन जब ये रिलीज हुई थी 2012 में, उस टाइम पे का माहौल अलग था, जमाना अलग था, नेटफ्लिक्स वगैरह दूर दूर तक नाम नहीं इंडिया में। तो आजकल इस मूवी को भले ही कितना भी ज्यादा माना जाता हो, लेकिन जब ये रिलीज हुई थी ना तो इसको बॉक्स ऑफिस पे उतना ज्यादा सक्सेस नहीं मिला। 18 करोड़ में दोनों मूवीज बन के तैयार हुई थी। पहली मूवी ने 28 करोड़ कमाए थे और सेकंड पार्ट ने इसके 23 करोड़। मतलब पहला पार्ट इतना अच्छा नाम होने के बाद भी सेकंड पार्ट ने उससे कम कमाया था। इस चीज को लेकर मूवी के डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने खुद एडमिट किया है कि अगर वो सेकंड पार्ट थोड़ा लेट होकर रिलीज करते ना, 1 साल का गैप देके, तो शायद सेकंड पार्ट ज्यादा कमा लेता, क्योंकि तब तक फर्स्ट पार्ट का और ज्यादा नाम बन जाता ना, लोग और थोड़ा ईगरनेस से वेट करते उसका। जैसे आजकल मिर्जापुर 2 का हो रहा है, मतलब रिलीज ही नहीं कर रहे यार वो लोग। सिर्फ इतना ही नहीं, गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 2 के साथ एक और थोड़ी बुरी बात ये हो गई थी कि ये मूवी रिलीज हुई थी 8 अगस्त 2012 को, और उसके अगले ही हफ्ते सलमान खान की मूवी आ गई थी एकता टाइगर, तो फिर इसको थिएटर से निकाल दिया गया था। ये अनुराग कश्यप का खुद का स्टेटमेंट है। इतनी अच्छी मूवी बनाने के बाद आज उसको एक कल्ट क्लासिक माना जाता है, लेकिन फिर भी इसके अंदर जो आर्टिस्ट इन्वॉल्व थे ना, उनका उतना ज्यादा बेनिफिट नहीं हुआ। मॉनिटरी की बात करें, पैसों की बात करें हम लोग तो, लेकिन वो क्या ही रीजन है जिससे इस मूवी को कल्ट क्लासिक माना जाता है। मुझे पता है ये क्वेश्चन जो है वो बहुत सिली हो गया, लेकिन फिर भी मतलब बोलने के लिए मूवी की स्टोरी, मूवी के आइकॉनिक डायलॉग्स, मूवी के आइकॉनिक कैरेक्टर्स, इसका जो म्यूजिक है वो एकदम हटके थे, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा रिलेटेबल। दोनों ही मूवीज के अंदर सीन्स को शूट करने के लिए जनरली लॉन्ग टेक्स लिए गए हैं। मतलब जब मैं पहली बार देखा ना ये मूवी और ये बॉडीगार्ड को मारने वाला सीन आया था, मुझे सच में शौक लगा था कि इन्होंने किया कैसे है वो। मतलब कुछ कट नहीं किया उन्होंने, वो चाकू मारता है और उसके पेट में से एक्चुअल खून निकल रहा है ऐसा दिखता है। बहुत ही ज्यादा क्लेवर टेक्निक उन्होंने यूज की थी। जो सामने आपको बॉडीगार्ड दिख रहा है, इसके स्वेटर के पीछे उन्होंने बलून्स भर के रखे थे रेड कलर के, और वो बलून्स को फोड़ा था मनोज वाजपेयी के चाकू ने नहीं, वो चाकू तो डमी था, बल्कि जो बॉडीगार्ड है उसके खुद उंगली में उन्होंने रिंग लगा दी थी। रिंग के आगे पिन था जब वो चाकू मारते थे। तो आप नोटिस करोगे कि वो चाकू मारने के बाद बॉडीगार्ड जो है वो अपना हाथ पेट पे रखता है, तो वो पिन से उसने खुद बलून फोड़ा था।
दोनों ही मूवीज को जितना हो सके उतना रियल बनाने की कोशिश की गई है और इनके अंदर इतने सारे स्टैंड आउट सीन्स है ना कि कोई एक पिक करना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मीम कल्चर जो कि आजकल के लोगों के डेली लाइफ का पार्ट हो चुका है, उसके आने से पहले इस मूवी के डायलॉग्स ऑलरेडी फेमस हो चुके थे। और अगर मुझे वीडियो के अंदर एक बोल के दिखाना हो ना तो फिर मैं बोलूंगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो ऐसे ही देख के चले जाते हो, तो फिर देखो लाइक का, कॉमेंट का और सब्सक्राइब का बदला लेगा मेरा फैजल, कर दो फटाक से। फर्स्ट पार्ट के जो मेन कैरेक्टर है अपने सरदार खान, उनका रोल तो प्ले किया है मनोज वाजपेयी ने और उन्होंने खुद उस कैरेक्टर के लिए नाम सजेस्ट किया था कि अगर मैं रोल करूंगा तो उस कैरेक्टर का नाम होगा सरदार खान एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। यहां तक कि इस मूवी को शूट करने के लिए अनुराग कश्यप ने लोकेशन जो चूज किया वो मेनली अपना गांव जो था उनका, जहां पे वो बचपन से बड़े हुए थे, वही लोकेशन है। और सरदार खान का जो घर है वो खुद का पर्सनल घर था, जहां पे कभी सास भी कभी बहू थी का शुरुआत होता है। इन दोनों ही मूवीज में से आपको क्या कुछ सीखने नहीं मिलता, ऑलमोस्ट सब कुछ। देखो अगर आप उन लोगों में से हो ना जो बोलता है कि यार लड़की नहीं पट रही, भाई मेरे को सीक्रेट बता दे कैसे पटाऊं मैं, तो आप ये मूवी देखो यार। फर्स्ट पार्ट के अंदर सरदार खान को फॉलो करो जरा, जो स्टाइल से वो बोलते हैं ना, वो अगर आपने सिर्फ कॉपी कर लिया ना बोलने में कि ब्याह नहीं हुआ है, अकेली हो, सरदार और फैजल खान के जैसे अगर आप हिम्मत करोगे ना तो सब कुछ हो जाएगा। मुझसे बहुत बार ये पूछा था कि भाई तेरे लिए सबसे बेस्ट मूवी कौन सा है, उसका नाम बता दे। और देखो एक किसी मूवी का नाम पिक करना ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है मेरे लिए, लेकिन अगर मैंने कभी एक लिस्ट बनाई कि ये मूवीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद है तो फिर उसके अंदर गैंग्स ऑफ वसेपुर का नाम जरूर होगा। पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों, यहाँ तक इन दोनों में से एक चूज करना भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। और ये बात मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोल दी थी कि ये जो गैंग्स ऑफ वसेपुर की सागा है ना पूरी, वो बॉलीवुड से आने वाली वन ऑफ द बेस्ट मूवीज हमने देखी है। लेकिन आपने देखी तो है ना गैंग्स ऑफ वसेपुर। अगर आपने अभी तक गैंग्स ऑफ वसेपुर नहीं देखी तो देखो आपके लिए मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि गोली नहीं मारेंगे आपको, कह के लेंगे। और क्या कहेंगे? बिना वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपसे एक बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ के जाता हूं कि दोनों पार्ट्स में से आपको कौन सा ज्यादा पसंद है, इसके अंदर कौन से डायलॉग्स आपके फेवरेट है, कौन सा सीन आपको सबसे ज्यादा पसंद है, नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। सोशल मीडिया हैंडल्स वहां पे फॉलो कर सकते हो। घर में दंगा चालू हो गया है, हे भगवान। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ब्याह नहीं हुआ है, अकेली हो, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं।